की जो सीरीज चल रही है उसके बारे में, उसके आगे चलते ही हम गवर्नर की बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ना, एविडेंसेस पे बात करना। जो चीज़ लिखी है उसके बारे में बेफिजूल की बहस और बेफिजूल का लॉजिक रख के आप कोई भी चीज़ प्रूव नहीं कर सकते। सो हम यहाँ एविडेंसेस पे बात करेंगे, क्या लिखा है, क्या सही है। याद रखिएगा, हमारा कोर्ट या हमारी कोई भी लेजिटिमेट बॉडी जो डिसीजन मेकिंग करती है या कोई एडवाइजरी इशू करती है, वो तुम्हारे लॉजिक पे नहीं काम करती है, वो तुम्हारे एविडेंसेस और डिटेल स्टडी पे बात करती है। तो एक बेसिक सी बात है, जो चीज़ें लिखी है उसी के बारे में बात कीजिए। बेफिजूल की ऑल्टरनेटिव्स देना वो पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है। तो शुरू करते हैं, गवर्नर के बारे में जानते हैं। क्या है गवर्नर, क्या चीज़ें होती, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या लिमिटेशंस है गवर्नर की, क्या पावर्स हैं गवर्नर की। तो शुरू करते हैं। गवर्नर क्या है? एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट है ना। गवर्नर क्या है? एक चीफ एग्जीक्यूटिव। हमारे हर स्टेट का एक गवर्नर होता है जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक। यूजुअली देयर इज़ अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। पहले जो होता था, पहले हर एक स्टेट का एक गवर्नर होता था, पहले हर एक स्टेट का एक गवर्नर। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1956 में आया, गिवन द परमिशन दैट एक इंसान 2 स्टेट का गवर्नर हो सकता है। जैसे कि अगर कोई छोटा स्टेट या छोटी यूनियन टेरिटरी है, तो उसके जैसे दमन एंड दीव का एक गवर्नर है ना। तो जो छोटी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे कंट्रोल आसानी से हो सकता है, तो वहाँ पे एक गवर्नर 2 जगह का गवर्नर बन के रह सकता है। अब बात है गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है। पहली बात, गवर्नर को डायरेक्टली अपॉइंट ना हम करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं करते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय अ प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बाय अ वारंट अंडर अ सील, है ना। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। पहले जब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन की बात लिखी जा रही थी, तो डायरेक्ट इलेक्शन का प्राविधान दिया गया, सजेशन दिया गया कि यार हम लोग एक काम करते हैं, हम गवर्नर का ना डायरेक्ट इलेक्शन कराते हैं जनता द्वारा, जैसे बाकी चीज़ों का होता है। बट वो चीज़ें नहीं हुई, उनके कुछ रीजंस थे। क्या रीज़न थे? पहली बार, गवर्नर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है ना, नेशन के इंटरेस्ट में। तो उसका डायरेक्ट इलेक्शन कराना बहुत इनकम्पैटिबल था, है ना। इनकम्पैटिबल था, कोई उतना मतलब था नहीं। इट इज़ मोर लाइकली टू क्रिएट कन्फ्लिक्ट। ये एक रीज़न था कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो एक नॉमिनल पोजीशन है, कोई ये एक मेजर पोजीशन नहीं है ना। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है और एक नॉमिनल पोजीशन है। और यही बात है कि जैसे हमने पता था, इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता है ना। और डायरेक्ट इलेक्शन अगर हम कराएंगे ना गवर्नर का, तो कंट्री में सेपरेटिस्ट टेंडेंसी आ जाएगी, है ना। जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में है, वो अपने ही लोग को गवर्नर बना देगी, है ना। तो गवर्नर फिर उनके हिसाब से काम करेगा, और गवर्नर को न्यूट्रल होना चाहिए, इसीलिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कराया गया। लेकिन जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है किसका? गवर्नर का। अब क्या क्या होने चाहिए एज आपको गवर्नर बनना चाहिए? गवर्नर बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहली बात, आप उस स्टेट में अपॉइंट नहीं हो सकते एज अ गवर्नर जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं यूपी का हूँ, अगर किस्मत अच्छी रही, अगर मैं गवर्नर बना, तो मैं यूपी का गवर्नर नहीं बन पाऊंगा, मुझे किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी का गवर्नर बनाया जाएगा। आपकी एज 35 होनी चाहिए, 35 और 35 से ऊपर होनी, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। किसी 21 या 22 साल के लड़के को या किसी लड़की को गवर्नर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज से ज़्यादा आपको डिप्लोमेसी और एक्सपीरियंस काम आता है ना। कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। अब गवर्नर अपॉइंट हो गया, उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली बात, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही लोकसभा का, ना ही राज्यसभा। अगर वो है तो उसको वहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना। वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर रहा हो। और जो उसका ऑफिशियल रेजिडेंस होगा, गवर्नर हाउस जिसे कहते हैं, वो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकता है, उसको कोई उसका रेंट नहीं देना होता है।
और अगर जैसे हमने ऊपर बताया कि एक गवर्नर दो स्टेट्स का हो सकता है, तो उसके जो एक्सपेंसेस होंगे दोनों स्टेट मिल मिल बांट के देंगे, है ना। अब अब सैलरी की बात करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर काम कर रहा है तो उसकी ऑब्वियसली सी बात उसकी सैलरी होनी चाहिए। तो इन 2018 पार्लियामेंट ने उनकी गवर्नर की सैलरी 1,10,000 पर मंथ से बढ़ाकर 3,20,000 कर दी। और ये सैलरी एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है, इनके पास जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं सबसे बड़ी वो चीज़ होती है, और जो पावर्स होते हैं इनके पास। और मैं एक आपको बहुत क्लियरली बात बता दूं ना, जो गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल ये सब देख रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि गवर्नमेंट कैन नॉट बी अ बेस्ट पेयर। इसका मतलब है गवर्नमेंट सबसे अच्छी पेयर नहीं हो सकता। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको गवर्नमेंट एक अच्छी पेयर, सोचिए एक बात आप सोचिए, गवर्नर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट कहते हैं जिनकी सिर्फ सैलरी 3,20,000 रुपये है, तो कोई फैक्टर नहीं होता। लेकिन जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं वो कोई और आपको ऑफर नहीं कर पाए, वो गवर्नमेंट आपको ऑफर करेगी। आपके पास जो पावर्स होंगी वो आपके पास होंगी। और सबसे बड़ी पावर, अगर आप उस पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं तो आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड या आपको जेल में नहीं डाला जा सकता तभी तक जब तक आप उस पोस्ट पे हैं। उसके बाद अगर आप हट गए उस पोस्ट से तो आप एज अ नॉर्मल सिटीजन है। यहाँ पे इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे आपकी इज्जत नहीं, आपकी उस संवैधानिक पद की इज्जत की जा रही है ना। आप जेल में जाएंगे तो आप बदनाम नहीं होंगे, गवर्नर की जो पोस्ट है वो बदनाम होगी। इसी वजह से ये प्रोविज़न रखा गया कि जब तक आप उस सीट को होल्ड कर रहे हैं तब तक आप पे कोई क्रिमिनल केसेस नहीं चलाए जाएंगे। बाकी गवर्नर बनने के पहले आपको ओथ्स एंड अफर्मेशंस लेने पड़ते हैं, जो सबको पता है, सब बोल बच्चन की बातें कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूँगा, मैं देश की इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठने दूंगा, है ना। अब बताते हैं टर्म ऑफ द ऑफिस, कितने साल तक रह सकते हैं। अब पहली बात तो ये अपॉइंटेड है, ये एक पॉलिटिकल पद है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप परमानेंटली तो नहीं रह सकते। तो यू कैन होल्ड द ऑफिस ओनली फॉर 5 ईयर्स, है ना। और 5 साल के पहले भी आपको चाहे तो प्रेसिडेंट हटा सकता है या आप खुद हट सकते हैं बाय गिविंग अ रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है गवर्नर को ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, है ना, या आपको उसी स्टेट में रख सकता है। अगर जैसे आपके 5 साल कंप्लीट हो गए, अगर आपको गवर्नर बने रहना देना चाहता है प्रेसिडेंट, तो वो आपको किसी और स्टेट में ट्रांसफ़र कर देगा या उसी स्टेट का दोबारा आपको गवर्नर बना देगा। सम टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उसको गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है फॉर द टेम्पररी पीरियड, जब तक गवर्नर का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। पावर क्या होती है गवर्नर की, अब देखते हैं क्या क्या पावर्स होती हैं। 3 तरह के पावर होती है, एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एक लेजिस्लेटिव पावर होती है और एक फाइनेंशियल पावर होती है और जुडिशियल पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है, कुछ भी डेवलपमेंट है, किसी चीज़ का डिसीजन लिया जा रहा है स्टेट में, तो वो गवर्नर के नाम पे लिया जाएगा, है ना। उस पर गवर्नर के साइन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, उस पर गवर्नर के साइन होने चाहिए एज अ स्टैम्प। और ही कैन मेक द रूल्स, वो रूल्स बना सकता है फॉर कन्वीनियंट बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन। और वो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकता है। जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर, जैसे प्रेसिडेंट करता है सेंटर लेवल पे, वही काम ऑलमोस्ट गवर्नर करता है स्टेट लेवल पे। ही अपॉइंट, वो एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट का उसको भी अपॉइंट करता है ना। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, जैसे सेंटर पे इलेक्शन कमीशन होता है, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, उसको भी अपॉइंट करता है और उनकी वर्किंग कंडीशन को भी डिसाइड करता है। फिर आता है लेजिस्लेटिव पावर, क्या क्या उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स है ना। गवर्नर क्या है, पहली बात तो इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, है ना। वो उसका मेंबर ना हो के भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गवर्नर। ही कैन समन और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कॉल कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को कि आओ मीटिंग करनी, या उसको डिसॉल्व कर सकता है, दोनों पावर होती हैं।
ही कैन सेंड अ मैसेज टू लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट टू द बिल पेंडिंग। वो लेजिस्लेटिव हाउस में ये मैसेज सेंड कर सकता है, लेजिस्लेटिव हाउस में मैसेज सेंड कर सकता है कि ये बिल क्यों पेंडिंग है, क्वेश्चन कर सकता है ना। ही कैन अपॉइंट अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जब तक स्पीकर नहीं है। उसके पास ये राइट होता है कि वो किसी को भी स्टेट असेंबली को प्रिसाइड करने के लिए किसी को अपॉइंट कर सकता है जब तक स्पीकर की पोस्ट खाली है। और 1/6 मेंबर को वो अपॉइंट करता है फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, जिनमें एक स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ होती है। जैसे कोई क्रिकेट में बहुत एक्सपर्टीज़ रखता है, कोई एजुकेशन सेक्टर में एक्सपर्टीज़ रखता है, कोई डिफरेंट फील्ड, कोई रेसलिंग में बहुत एक्सपर्टीज़ रखता है। तो 1/6 ऑफ द मेंबर को वो अपॉइंट कर सकता है, जो डायरेक्टली अपॉइंट करता है, जो एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना एक्सपर्टीज़ रखते हैं। और वो एक मेंबर को अपॉइंट कर सकता है जो एंग्लो इंडियन है ना। वैसे तो फिलहाल इसको नल अवॉइड कर दिया गया, लेकिन फिर भी जान लीजिए, एक मेंबर जो एंग्लो इंडियन का होता है उनको अपॉइंट कर सकता है। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन नहीं थे। जैसे कि जो ब्रिटिश आए इंडिया में, उन्होंने इंडियन औरतों से शादियां की, उनसे बच्चे हुए, तो जो सक्सेशन चलता आया, इसका मतलब कि उनके ग्रैंड पेरेंट जो ब्रिटिश रहे होंगे वो ब्रिटिश थे। मतलब जिनके ग्रैंड पेरेंट्स, सीधा जान लीजिए, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन ना होकर ब्रिटिश थे, उनके लिए ये प्राविधान लाया गया। इसको अपना अवॉइड कर दिया क्योंकि आज़ादी के साथ इतने साल हो चुके हैं। अब आता है पावर रिगार्डिंग बिल। बिल के रिगार्डिंग क्या पावर्स होती हैं? जो एक ईयरली बिल आता है एक स्टेट का, उसमें गवर्नर का क्या रोल होता है और क्या पावर होता है ना। गवर्नर के पास बिल भेजा जाता है कंसिडरेशन के लिए, या तो गवर्नर एक्सेप्ट करेगा, या उसको होल्ड करेगा, या उसको दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा, या वो उस बिल को होल्ड कर लेगा। किसके रिकमेंडेशन के लिए? प्रेसिडेंट के लिए रिकमेंडेशन के लिए, है ना। क्या क्या कर सकता है? या तो एक्सेंट दे देगा बिल पे, या कहेगा ऐसा है भाई इसको ले जाओ जरा फिर से सुधार करके लेके आओ, या उसको रख लेगा तब तक के लिए जब तक उस पर प्रेसिडेंट की ओर एडवाइजरी ना ले ले, है ना। कुछ और रीज़न होता है जिसकी वजह से वो बिल को अपने पास रख लेता है, जैसे कि या वो बिल अल्ट्रा वायरस है, मीन्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, या वो लार्जर पॉपुलेशन के अगेंस्ट है, लार्जर पॉपुलेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तब उसको वो रख सकता है, या अगेंस्ट द डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या उनके अगेंस्ट है, या वो डील कर रहा है कंपल्सरी एक्विजिशन प्रॉपर्टी के। अगर वो सजेशन कंपल्सरी एक्विजिशन प्रॉपर्टी के अंदर वो बिल में कुछ ऐसी बात है तो वो उसको रोक सकता है। बस वो किसको ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता? मनी बिल पे वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। अब आता है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर क्या होती है? एक सबसे बड़ी पावर होती है। जब अगर मान लीजिए स्टेट असेंबली जैसी है, अगर ये नहीं बैठ रही है अभी, है ना, तो वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। और ये जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया है, ये विद इन अ 6 वीक अप्रूव होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसे कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, वहाँ पे डिसीजन लेना है और लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट नहीं है, तो गवर्नर अपने हिसाब से एक ऑर्डिनेंस पास करेगा, और वो एक्शन लेगा। और वो एक्शन अप्रूव्ड होगा कब? 6 वीक्स के बाद, विद इन 6 वीक्स। जैसे कि असेंबली बैठ गई और अब 6 हफ्तों के अंदर वो अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। फिर आता है फाइनेंशियल पावर। गवर्नर की फाइनेंशियल पावर क्या है? पहली बात जैसे मैंने बताया, वो एनुअल बजट को चेक करता है ना। मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है इसी के प्रायर रिकमेंडेशंस के पहले, है ना। इससे पहले परमिशन ली जाती है या इसको पहले बताया जाता है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है। और देखो एक ये भी फैक्टर है, ही कैन टेक और विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड। अगर कोई अचानक से ऐसी सिनेरियो देश में क्रिएट हो गया कि जहां पैसे की, या स्टेट में क्रिएट हो गया कि पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो देश की कंटिजेंसी फंड यानी कि इमरजेंसी फंड से पैसा निकाल के उस स्टेट की अर्जेंट नीड को पूरा कर सकता है। जैसे कोई रेबेलियन हो गया, कोई मिलिटेंट एक्टिविटी हो गई, या कोई फ्लड आ गया,
जिसके लिए पैसे की बहुत ज़रूरत हो, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से वो पैसे निकाल के उस स्टेट की जिस स्टेट का वो गवर्नर है, उस स्टेट की वो नीड्स को पूरी कर सकता है। फिर आता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर जो गवर्नर की होती है वो प्रेसिडेंट के ही लगभग सेम होती है, जैसे कि वो किसी भी क्राइम को फॉरगिव कर सकता है ना। जब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है तब प्रेसिडेंट जो होता है इससे सजेशन लेता है, गवर्नर से सजेशन लेता है कि किसको अपॉइंट करना चाहिए, किसको अपॉइंट नहीं करना चाहिए। और ही मेक्स द अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनकी प्रमोशन, उनके अपॉइंटमेंट्स और उनके ट्रांसफ़र से ये डील करता है। ये रहा आपका जज के बारे में पूरा गवर्नर के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए, एज एन एडल्ट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्या चल रहा है, किस बात में हमें बहस करनी चाहिए। भेड़ चाल में ना चल के किताबों को पढ़ के सही पॉइंट्स में बहस करना इंपॉर्टेंट है। फालतू के लॉजिक्स देने और बहस करने से कोई मतलब, और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं होता है। पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए जिससे आपकी बात सुनी जाए, और नॉट विथ लॉजिक बट विथ एन एविडेंस। जय हिंद। ये एक टॉपिक था इंडियन पॉलिटी का, फिर मिलेंगे।